बढ़ेगा जो नुकसानदायक होगा। ऐसे लोगों को पीड़ित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। घबराए हुए व्यक्ति आकस्मिक परिस्थिति में वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या कर रहे हैं। ट्रेनिंग संस्थानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास से जल्द व सही दृष्टिकोण द्वारा हानि का नुकसान को कम किया जा सकता है। आपातकाल चिकित्सक को बुलाना, कॉल मेडिकल इमरजेंसी। यदि परिस्थिति की मांग हो तो चिकित्सक प्रतिनिधि को शीघ्रता से बुला लेना चाहिए। तुरंत प्रस्ताव से जीवन रक्षा की जा सकती है। जीवन रक्षक माहौल सराउंडिंग प्ले विटल रोल। अलग अलग माहौल में अलग अलग दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सक को सही माहौल की जानकारी होना आवश्यक है, या इन्हें पता हो कि जिस वातावरण में हम कार्य कर रहे हैं उससे कोई खतरा तो नहीं है जिससे प्राथमिक चिकित्सक के लिए स्वयं खतरा न बढ़ जाए। डू नॉट हार्म, नुकसान क्षति न पहुंचाए, यानी प्राय अधिकतर प्रबल इच्छा व्यक्ति के द्वारा बहते हुए खून को, जो खून को बहने से रोक सके, और रोके। जो क्षतिग्रस्त भाग है जहां से खून बह रहा है उसे सही तरीके से रोकने की कोशिश करे। गलत तरीका अपनाने से स्थिति बिगड़ सकती है। जब गलत प्राथमिक उपचार किए जाते हैं, यद्यपि ज़रूरत न हो तो घायल व्यक्ति को इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए। जब रीढ़ को चोट, कंधे की चोट, गर्दन की चोट या सिर का चोट है तो घायल व्यक्ति को हिलाने से जीवन अधिक खतरे में पड़ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ न करे। इसका मतलब यह निश्चित करना है कि देखभाल करने वाला पूरे प्रशिक्षण के दौरान आत्मविश्वास का अनुभव करे और मामले को सुरक्षित बनाए। यदि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को इस बात का आत्मविश्वास न हो कि वह स्थिति को सही ढंग से निपटा सकता है तो बेहतर है कि वह कार्य न करे। अतः हादसे के शिकार व्यक्ति को स्नानांतरित करते समय विशेष बेहोश व्यक्ति को स्थिति का ठीक से जायजा लेना चाहिए। चुभे हुए वस्तु जैसे चाकू, कील घाव से निकालते समय जख्म में ज़्यादा क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए रक्त का बहाव बढ़ना। सहायता के लिए बुलावा भेजना सदा बेहतर होता है। पुनः आश्वासन, रिश्योरेंस देना, यानी कि घायल व्यक्ति से बातचीत करके बढ़ावा देते हुए आश्वासन देते रहिए। रक्त बहाव को रोकना, स्टॉप द ब्लीडिंग। घायल व्यक्ति को वही रक्त बह रहा है जो बहाव को रोकने के लिए घाव के स्थान पर दबाव डालिए। गोल्डन हावर्स। गोल्डन हावर्स जो होता है भारत के अस्पतालों में खतरनाक चिकित्सा समस्याओं जैसे सिर की चोट, बहुआयामी हादसा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि के लिए बेहतरीन तकनीक है, पर मरीज को फ़ायदा नहीं पहुंचता क्योंकि उनको यह तकनीक समय पर उपलब्ध नहीं होती। इस स्थिति में आरंभ 30 मिनटों में प्राय तुरंत मरने की संभावना सर्वाधिक है। इस अवधि को गोल्डन पीरियड कहते हैं। जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता है वह इसे खतरनाक अवधि को पार कर गया होता है। प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाने में परम उपयोगी है। निकटतम इमरजेंसी रूम तक शीघ्र, अतिशीघ्र तथा सुरक्षापूर्वक संभालने में पहुंचाने में सहायक होती है। समय जितना कम लगता है उतनी ही अच्छी चिकित्सा दी जा सकती है। मेंटेन द हाइजीन। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने वाले को अपने हाथ धोकर सूखा लेना चाहिए। दस्ताने पहनने चाहिए ताकि संक्रमण से बचाव जा सके। साफ़ करना और ड्रेसिंग करना, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। बैंडेज लगाने से पहले हमेशा घाव को स्वच्छ पानी से पूरी तरह साफ़ कर लें। काट या खुले जख्म पर कोई दवा नहीं लगानी चाहिए। डू नॉट यूज़ लोकल मेडिकेशन ऑन कट्स या ओपन वुड्स। इससे मांस जंतुओं में जलन ही होगी, कोई लाभ नहीं होगा। साधारण सूखा साफ करना या पानी के साथ साफ करना और बैंडेज लगाना ही श्रेष्ठ है। CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, जीवन रक्षक हो सकता है। CPR जो होता है, CPR से जीवन को बचाया जा सकता है यदि कोई CPR जानता है
और सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रहा है तो आप तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया शुरू करें। अगर यदि कोई आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश न करें, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग इसे गलत तरह से करते हैं और इसे भीड़ भाड़ वाली जगह में करने का प्रयत्न न करें। अगर किसी बेहोश व्यक्ति के पास आसपास काफ़ी लोग होते हैं तो यह प्रक्रिया सही नहीं हो पाती। लेकिन अगर इस सीपीआर क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानी से किया जाए तो यह बहुत लाभदायक है। डिक्लेयरिंग डेथ यानी मृत्यु की घोषणा करना। हादसे की जगह पर व्यक्ति की मृत्यु घोषित कर देना सही नहीं है। इसके लिए किसी कुशल मेडिकल डॉक्टरों की आवश्यकता है। आपातकालीन स्थितियों में कैसे सूचित करें यानी हाउ टू रिपोर्ट एन इमरजेंसी। आपातकालीन की स्थिति सबसे पहले सरल कार्यों में से एक लगता है, परंतु जब तक आप स्थिति में नहीं आते तब तक आप इसकी पहचान यानी इसकी महानता नहीं समझ सकते। हादसे के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है। आसपास इकट्ठा हुई भीड़ कोई काम नहीं आती, ना ही सड़क पर हुए हादसे इस बात का बड़ा प्रमाण है। कोई भी सड़क पर गुजरने वाला व्यक्ति इन सभी बातों में सम्मिलित नहीं होना चाहता है। इसलिए व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देना काफ़ी कठिन हो जाता है और चिकित्सा देने वाले को हर चीज़ की बड़ी सावधानी से संभालना पड़ता है। एम्बुलेंस की सूचित करना आदि ऐसी घटनाओं में मोबाइल फ़ोन काफ़ी काम आते हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए नीचे कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता या जायजा लें। यदि आप किसी हादसे को आपातकालीन बताकर उसके बारे में सूचित कर रहे हैं तो यह ज़रूर ध्यान दें कि आपके द्वारा दी गई सूचना सच है। अगर कोई हादसा आपके सामने हो रहा है तो फ़ोन पर पूरे हादसे को सूचित करें। यदि आप किसी आग की सूचना दे रहे हैं तो पूरी घटना की जानकारी दें कि आग कैसे लगी और कहाँ से लगी। अगर कोई घायल हो गया है या लापता है तो आपके सामने अगर कोई खतरनाक हादसा होता है तो उसका पूरा विश्लेषण करें कि घटना कैसे घटी और व्यक्ति की दशा उस समय कैसी थी दिखाएं। अगर कोई कार दुर्घटना होती है तो उसकी जगह पर कार की पंजीकरण संख्या, लोगों की संख्या सूचित करें। कॉल इमरजेंसी सर्विस यानी आपातकालीन सुविधाओं को बुलावा। आपातकाल के नंबर अलग अलग होते हैं। पुलिस के लिए 100 आग और एम्बुलेंस के लिए 108। रिपोर्ट योर लोकेशन। आपातकालीन प्रेषणकर्ता को सबसे पहले आप कहाँ हो ताकि शीघ्रता से आपातकालीन सेवाएं वहां पहुंच सके। गली का सटीक पता दीजिए। यदि आप सटीकपन के संबंध में आश्वस्त नहीं हैं तो लगभग सही सूचना दीजिए। प्रेषणकर्ता को अपने फ़ोन नंबर दीजिए। गिव द डिस्पैच योर फ़ोन नंबर। प्रेषणकर्ता के पास यह सूचना होना चाहिए कि ताकि वह आवश्यक हो तो आपके वापस कॉल करें। आपातकाल के प्रकार का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमरजेंसी। प्रशांत और साफ आवाज़ में बात करें और प्रेषणकर्ता को बताइए कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्य बात की जानकारी दें कि फिर बेहतर से बेहतर प्रेषणकर्ता को प्रश्नों को फॉलोअप करें और तब तक फ़ोन मत रखिए जब तक आपको यह रखने का अनुदेश न दिया जाए। उसके बाद आपको दिए गए निर्देशों का पालन करें। प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें। हाउ टू डू बेसिक फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है कि घायल व्यक्ति सांस रुकने के कारण मानसिक दबाव में हार्ट अटैक, एलर्जी रिएक्शन, ड्रग या अन्य चिकित्सा संबंधी आपातकालीन अवस्था में हो तो उसको आरंभिक सहायता देने की प्रक्रिया और उसकी आवश्यकताओं को परखना है। मूलभूत प्रारंभिक चिकित्सा से व्यक्ति घायल की शारीरिक अवस्था को समझ सकता है और सही चिकित्सा प्रणाली को जान सकता है। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट एडर। स्थिति का आकलन करें। इक्विवेलेट द सिचुएशन। ऐसी कोई वस्तु है जिसके कारण प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को खतरा हो सकता है। अगर आग, जहरीली धुआं, गैस से हिलती इमारत, लाइव इलेक्ट्रिकल वायर या अन्य खतरनाक अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को बहुत सावधान रखना चाहिए। तुरंत नहीं दौड़ पड़ना चाहिए जिसके कारण जान जा सकती हो। जैसे कि ABCS को याद रखें। रिमेंबर ABC। प्राथमिक चिकित्सा में ABS का अभिप्राय 3 गंभीर चीज़ों जिस पर प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आता है एयरवेज, व्यक्ति की सांस रुकावट होने है क्या।
मतलब कि व्यक्ति को सांस रुकावट होता है क्या? ब्रीथिंग, क्या व्यक्ति सांस ले रहा है क्या? सी यानी कि सर्कुलेशन, क्या व्यक्ति की नाड़ी प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर चल रही है? कलई या कैरोटाइट आर्टरी ग्राइन, यानी एवॉइड मूविंग, क्या बोलते हैं, अवॉइड मूविंग द विक्टिम, जब तक अत्यधिक खतरा न हो तब तक घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने से बचे। यानी कि घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने से घाव या बिगड़ सकते हैं, विशेषकर रीढ़ की हड्डी में हुई चोट। यानी आपातकालीन सेवाओं को बुलाएं, कॉल इमरजेंसी सर्विस। जितना जल्दी संभव हो उसे उतना जल्दी सहायता के लिए कॉल कीजिए, या अन्य किसी कॉल करने के लिए करिए। दुर्घटना स्थल पर आप अकेले हैं तो सहायता बुलाएं। पहले साफ सांस को पुनः चालू करें और घायल व्यक्ति को देखभाल वंचित अकेला न छोड़ें। घायल की प्रक्रिया को जांचें, डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिवनेस। यदि बेहोश व्यक्ति है तो उसे हिलाकर या बात करके उसे होश में लाने का प्रयत्न करें। यदि कोई व्यक्ति प्रक्रिया नहीं दे रहा है तो सावधानीपूर्वक उसे बाजू की ओर पलटिए। श्वास लाभ की अवस्था उसे सांस मार्ग को खोलिए। सिर और गर्दन एक सीधे में रखें। सर पकड़कर सावधानी से पूर्ण उसको पीठ के बल पलटी लीटिए। उसकी ठोड़ी ऊपर उठाते हुए सांस मार्ग को खोल दीजिए। पिक्चर्स 1 इस तरह से किया जाता है। देखिए, सुनिए और महसूस करिए सांस लेने के संकेतों को। लुक, लिस्टन एंड फील द साइन ऑफ ब्रीथिंग। बेहोश हुए व्यक्ति को छाती पर ध्यान दीजिए और उसकी धड़कने को सुनने की कोशिश करिए। अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो नीचे दिए गए बातों को देखें। अगर व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है और उसे अपनी तरफ लिटाकर उसके शरीर को सीधा रखकर लिटाए। इससे सूखे मुंह को आराम मिलेगा और जीभ या उल्टी के कारण सांस मार्ग बंद नहीं होगा। व्यक्ति के शरीर में प्रसार की जांच, चेक द विक्टिम सर्कुलेशन, यानी कि बेहोश हुए व्यक्ति के शरीर की तरफ देखें और नाड़ी को चेक करें। ग्रीन व धमनी एक अच्छा विकल्प है जो गले की साइड पर या गर्दन में जबड़े की हड्डी के नीचे होता है। अगर उसके शरीर में प्रसार नहीं हो रहा है तो तुरंत CPR शुरू करें। खून बहना, सदमा और कुछ अन्य समस्याओं का इलाज। ट्रीट ब्लीडिंग, शॉक्स एंड अदर प्रॉब्लम्स एंड नीडेड। यह निश्चित होने के बाद व्यक्ति सांस ले रहा है और नाड़ी स्थिर है तो दूसरी महत्व रक्तस्राव को रोकना, मुख्य रूप से चोट और सदमे में बचने के लिए। स्टॉप ब्लीडिंग जो होता है मानसिक आघात से बचने के लिए। रक्त प्रवाह को रोकना सबसे मुख्य कार्य है। किसी दूसरे विधि का उपयोग करने से पहले घाव पर सीधा दबाव द्वारा रोकने का प्रयास करें। ट्रेड शॉक, झटके का इलाज। यह मुख्य कारण है कि किसी इंसान के शरीर खून से कम होना। जिस व्यक्ति को झटका लगता है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और व्यक्ति की चमड़ी ठंडी पड़ जाती है और होठों और चेहरा पीला पड़ जाता है और जान भी जा सकती है। अगर इलाज नहीं किया गया हो तो यह हानिकारक हो सकता है। घेंट और चेहस, जैसे चेहरा पीला पड़ जाता है, जान भी जा सकती है। मतलब चॉकिंग विक्टिम, यानी घुटन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो सकती है या और उसका दिमाग बंद हो सकता है। जले का इलाज। ट्रीट ए बर्न, जलने का इलाज करने के लिए उस पर थोड़ा ठंडा पानी डाल दे और उस पर क्रीम, बटर और काफ़ी अलग अलग दवाइयों का प्रयोग न करें। छालों को न फोड़े। 3 डिग्री के जले का इलाज गीले कपड़ों से हो सकता है। शरीर से चिपके कपड़ों को निकालने का प्रयास न करें। व्यक्ति के शरीर कपड़े ज्वेलरी को हटा दें। मस्तिष्क आघात जो होता है, ट्रीट ए कंक्यूजन्स। इस इलाज का कारण, यदि घायल व्यक्ति को सिर में धक्का लगा होता है। कनेक्शन के लक्षणों के जांच करें। साधारण लक्षण बेहोशी, दिशा भ्रम या यादशक्ति खोना, चक्कर आना, मितली और थकावट। रीढ़ में मतलब इजाज के शिकार का उपचार करना। ट्रीट स्पाइनल्स इंजुरी विक्टिम, यदि रीढ़ की इजा का आदेश हो। यदि विशेष गंभीर प्रकार की हो तो घायल व्यक्ति का सिर, गर्दन अथवा पीठ को मत हिलाइए वह अत्यधिक खतरनाक अवस्था में न हो। जब तक सहायता न पहुंचे तब तक घायल व्यक्ति के साथ रहे। स्टे विथ विक्टिम अंटिल द हेल्प अराइव्स। आप व्यक्ति के साथ रहे जब तक कोई मदद नहीं आ सकती है। अनकॉन्शियस यानी कोमा, बेहोशी,
बेहोशी की हालत को कोमा भी कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक समय है जब व्यक्ति आपकी बातों पर ध्यान न दे या न सुने, लेकिन उसके शरीर में प्रसार होता रहे, तो यह समय व्यक्ति के लिए काफ़ी खतरनाक, इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। समस्या कुछ प्रमुख कारण क्यूजेज ऑफ कोमा स्टेज जैसे कि बोलते हैं सदमा, कार्डियोजेनेटिक या न्यूरोजेनेटिक यानी कार्डियोजेनिक या न्यूरोजेनिक, सिर में चोट यानी कॉन्कुशन या कंप्रेशन, एक्सफिक्सिया यानी सांस मार्ग में रुकावट, शरीर का तापमान अतिपर या गर्म है सर्द, कार्डियाक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सर्वोवास्कुलर दुर्घटना, रक्त की कमी, इमेरेज, पानी की कमी, दस्त तथा उल्टी। उसके बाद आता है मधुमेह, लो या हाई शुगर, ब्लड प्रेशर बहुत लो या बहुत हाई, अल्कोहल यानी कि दवाइयों का अति सेवन, जहर प्रवेश यानी गैस, कीटनाशक काट, मिर्गी फिट्स और हिस्टेरिया यानी भावनात्मक मनोवैज्ञानिक बेहोशी के बाद कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। असमंजस या चक्कर आना, सिर दर्द करना, बोलने या अंग के संचालन में असमर्थता, स्ट्रोक के लक्षणों देखें, सर में खालीपन, मलमूत्र मार्ग पर नियंत्रण न रहना, इनकॉर्टिक्स्ट, उसके बाद दिल की धड़कने में तीव्रता, पिपिल्टेशन, स्टूपर, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। आपातकालीन नंबर पर क्या करना चाहिए, कॉल करें और व्यक्ति को श्वसन नली, सांस और नाड़ी की जांच करें। श्वास आवश्यक हो तो सीपीआर प्रारंभ करें। यदि आवश्यक सांस ले रहा है और पीठ के बल लेटा हुआ है तो पहले देख लीजिए कि रीढ़ में कोई चोट नहीं पहुंची, फिर सावधानी से व्यक्ति की बाजू की ओर घुमाइए, हो सकता है तो बाईं ओर। ऊपर वाला पैर मोड़िए जिस पर कमरे और दुर्घटना समकोण है, धीरे से सिर को पीछे मोड़िए और जिससे सांस का मार्ग खुला रहे। यदि सांस या नाड़ी किसी भी क्षण बंद हो जाए तो व्यक्ति की पीठ को घुमाइए और सीपीआर घुमा शुरू कीजिए। उसके बाद आता है दिस इज ऑप्शंस रीड। यदि रीढ़ में चोट पहुंचती है तो व्यक्ति पीड़ित की स्थिति की सावधानीपूर्ण जांच होनी चाहिए। यदि उल्टी करता है तो एक ही साथ पूरे शरीर को बाजू में घुमाइए, गर्दन और कमर को सहारा दीजिए ताकि सिर और शरीर घुमाते समय एक ही स्थिति में हो। व्यक्ति को चिकित्सा सहायता आने तक गर्म रखिए और यदि किसी व्यक्ति को बेहोश होता है तो उसे गिरने से बचाने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति को सीधा लिटा दीजिए और पैरों का स्तर ऊपर रखें और सहारा दें। और बात है, यदि ब्लड शुगर बेहोशी की वजह हो सकती है तो व्यक्ति जब होश में आए तो कुछ मीठा पानी पीने या खाने के लिए दीजिए। डू नॉट यानी बेहोश व्यक्ति कुछ न खिलाए या पिलाए। व्यक्ति को अकेला न छोड़े। बेहोश व्यक्ति के सिर को नीचे तकिया न रखे। बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर छपत न मारे या होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी न छिड़किए। बेहोशी जानलेवा हो सकती है। यदि व्यक्ति पीठ के बल हो और जीभ गले के आगे झुक गए हो तो सांस का मार्ग रुक सकता है। बेहोशी के कारण जानने से पहले निश्चित कर ले कि वह सांस ले रहा है। यदि चोट बाधा रूप न हो तो पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में आने की अवस्था में सिर को सीधा रखें और बेहोश व्यक्ति को मुंह के द्वारा कभी भी कुछ भी न दे। पिक्चर्स 2 में हाउ टू डायग्नोज एन अनकॉन्शियस इंजूरी पर्सन। एक घायल बेहोश व्यक्ति को निदान कैसे करना चाहिए। शराब की संभावना, कंसीडर अल्कोहल, शराब पीने के संकेतों की जांच करें जैसे कि खाली बोतल या शराब की बू, मिर्गी का संभावना, कंसीडर इपिलेप्सी, सख्त दौरे के संकेत जैसा मुंह के आसपास थूक या अस्वस्थ नज़र, इंसुलिन की संभावना, थिंक इंसुलिन, कदाचित व्यक्ति इंसुलिन के सदमे का शिकार हुआ, देखिए इंसुलिन सदमे की पहचान और इलाज कैसे करना। थिंक अबाउट ए ड्रग, क्या ओवर डोज हुआ है या व्यक्ति से कम डोज लिया हो अर्थात दिए हुए नुस्खे से कम दवाई ली हो। कंसीडर हादसे की संभावना, कंसीडर ए ट्रोमा, क्या व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल है। संक्रमण के संकेतों की जांच, लुक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, लालिमा और अथवा घाव के आसपास लाल रेखाएं। जहर के संकेतों की जांच यानी कि लुक अराउंड फॉर साइन ऑफ पॉइजन, गोलियों की खाली बोतल, साफ के काटने से हुआ जख्म, मनोवैज्ञानिक सदमे की संभावना, कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, क्या व्यक्ति को कोई भी मनोवैज्ञानिक विकार तो नहीं है।
स्ट्रोक की संभावना, विशेषकर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अपने निदान अनुरूप चिकित्सा कीजिए। शॉक पिक्चर 3 में यानी कि शरीर में अत्यधिक प्रवाही बह जाता है, यानी शरीर में अत्यधिक प्रवाही बह जाता है, जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इससे खून के संचार में कमी आ जाती है और बाकी का खून शरीर के महत्वपूर्ण भागों में चला जाएगा, जिससे कि मस्तिष्क, इस प्रकार खून शरीर के बाहरी हिस्सों में से अंदर चला जाएगा और घायल पीला नज़र आएगा और चमड़ी बड़ सी ठंडी हो जाएगी। जैसा कि रक्तचाप धीमा होता है, ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा मस्तिष्क में पहुंचती है और शरीर स्पष्ट, कमजोर और भ्रमित नजर आएगा, अतः बेहोशी की हालत में बिगड़ सकता है। ऑक्सीजन की कभी भी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करें। हृदय की गति दोनों बराबरी में कमज़ोर हो जाएगा, तो अंत में सब रुक जाएगा। दिस इज द पिक्चर्स। संभावित शौक की वजह अत्यधिक आंतरिक या बाह्य रक्तस्राव, जलन, अत्यधिक उल्टी और डायरिया, खासकर बच्चे की ओर और बड़े को हृदय तक संबंधी तकलीफें हो सकती है। सिम्पटम्स ऑफ शॉक्स यानी शॉक के लक्षण, पीड़ित व्यक्ति पीला और ठंडा, नाड़ी की गति तेज आरंभ में, फिर धीरे धीरे धीमी हो जाएगी, सांस लेने में अस्वस्थता होगी, कमजोर स्पष्ट होना, बेहोशी आदि होगी। यदि पीड़ित को अकेला छोड़ेंगे तो मरीज बेहोश व मृत्यु को प्राप्त हो सकेगा। फर्स्ट एड यानी मरीज को गर्म स्थान पर रखें, उसे दिमागी आराम करने दें जहां पर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो। सहायता के लिए मरीज या स्थान या हॉस्पिटल यात्रा करके निश्चित होना चाहिए। वार्मथ यानी कि मरीज को गर्म जगह पर रखें, लेकिन ज़्यादा अधिक गर्म स्थान न हो। यदि आप बाहर हैं तो कोशिश करें कि जरूरी वस्तु उसके पास रखें। यदि तुरंत सरलता से करते हैं तो कंबल को मोड़कर वह लगाकर उसके चारों ओर तथा सिर को पूरी तरह से आराम दें जहां उसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई हो। हवा पीड़ित के वायुमार्ग पर आँख को सावधानीपूर्वक बनाए रखें। रिकवरी स्थिति के लिए तैयार रहे कि यदि आवश्यक अथवा पुनर्जीवित करना। यदि सांस बंद हो गई है तो कोशिश करें बिना कुछ काम के तमाशाई पीछे ही रहे। पीड़ित को अधिक वायुमार्ग में रखें। रेस्ट आराम जो होता है, पीड़ित को शांत रखें, नीचे की ओर बिठा दे और यदि पीड़ित बहुत चंचल या अस्थिर है तो उसको पैरों को नीचे की ओर छोड़ दे जिससे अधिकतम ऑक्सीजन उसके दिमाग को मिले। इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि तुरंत उपचार आवश्यक। प्रोमोट ट्रीटमेंट असिस्टेंट यदि आप यानी पास की सहायता है तो चिकित्सा प्राप्त करें, बाद में आपातकालीन उपचार करें। अगर आप अकेले हैं तो तुरंत उपचार प्रारंभ करें। स्विच को बंद करें यदि यह अधिक विलंब हुए बिना संभव है, अन्यथा शुष्क आचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, रस्सी, स्पार्क, पीड़ित के कोट के किनारे कपड़े की कोई शुष्क वस्तु, बेल्ट, बेलित अखबार, आघाती होज, पीवीसी नली, बेकित कागज है जो पिक्चर 4 के प्रयोग से पीड़ित को विद्युतमय तार से संपर्क से हटा दे। ये ड्राई वुड से इस तरह से हटा रहा है, पीड़ित के सीधा संपर्क न होने दे। यदि रबर के दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो अपने हाथों को शुष्क पदार्थ से लपेट ले। इलेक्ट्रिक बर्न्स विद्युत धारा शरीर में प्रवाहित होने पर व्यक्ति विद्युत आघात के साथ जल भी सकता है और जले होने पर प्राथमिक सहायता देने में समय में अव्यय न करे जब तक कि उसकी श्वास प्रतिस्थिति रिस्टोर न हो जाए। पीड़ित सहायता बिना सामान्य रूप से श्वास न लेने लगे। जलना और झुलसना, बर्न्स एंड स्कैल्ड्स, जलना अति पीड़ादायक होता है। यदि शरीर को अधिक भाग जला या वायु का पानी स्वच्छ कागज अथवा एक स्वच्छ कमीज से ढककर विलग कर दे, कोई उपचार न करे, यह पीड़ा को कम करता है। बिजली के झटके से आहत व्यक्ति के लिए कृत्रिम श्वास प्रणाली, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन मेथड्स टू इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम। कृत्रिम श्वास प्रणाली की चर्चा पहले 1.17 में हो चुकी है, कृपया अभ्यास पुस्तक को सदन कर ले। डिस्पोजल एंड वेस्ट मटेरियल्स। अपशिष्ट वेस्ट जो होता है, अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका प्रारंभिक उपयोग कर लेने के बाद यह खराब, अनुपयोगी और बेकार हो जाता है। अपशिष्ट सजीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, उद्योगों और कृषि कार्य आदि के द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पादन होते हैं। प्रायः अपशिष्ट के शहर के बाहरी क्षेत्रों में फेंका जाता है, लेकिन खुले में अपशिष्ट का निदान करने से उपयोगी भूभाग अनुपयोगी भूभाग में परिवर्तित हो जाता है और पर्यावरण भी दूषित होता है। अपशिष्ट को मोटे तौर पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक रूरल वेस्ट, ग्रामीण अपशिष्ट, और अर्बन अपशिष्ट यानी कि शहरी अपशिष्ट।
तो ठोस सॉलिड अपशिष्ट जो होता है अर्बन वेस्ट में आता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। रूरल वेस्ट जो होता है कृषि एवं पशुपालन कार्य से प्रदान अपशिष्ट, ग्रामीण अपशिष्ट। इनका पुनः उपयोग कृषि से प्राय प्राप्त अपशिष्ट को जलाकर या खाद किया जा सकता है। मानव और पशुओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग अब बायोगैस ईंधन के उत्पादनों इस संयंत्र में किया जाता है। अर्बन वेस्ट जो होता है यह घरेलू वस्तु या नगर सीमा में औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त अपशिष्ट है। इसे पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट जो होता है, ठोस अपशिष्ट में ठोस पदार्थ जैसे समाचार पत्र, डिब्बों, बोतल, टूटा हुआ कांच, प्लास्टिक चीज़ों एवं पॉलीथीन थैले आदि आते हैं। लिक्विड वेस्ट यह जल पर आधारित अपशिष्ट है जो मुख्य अपशिष्ट सक्रियण स्रोत से प्राप्त होता है। अपशिष्ट के सोर्स ऑफ वेस्ट, तो इसमें औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसमें ठोस और द्रव प्रकार के अपशिष्ट होते हैं तथा यह इसमें हानिकारक रासायनिक और धात्विक अपशिष्ट होते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है घरेलू अपशिष्ट, इसमें सभी कचरा, धूल, मल, अपशिष्ट आदि होते हैं। इसमें दहनशील और अदहनशील पदार्थ होते हैं। अब इस अपशिष्ट का खुले में निदान किया जा सकता है। इसके बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं। उस यानी कृषि एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अपशिष्ट, इसमें फसल और घरेलू पशुओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट आता है। इस खुले में इस अपशिष्ट का कन्दान करने से मनुष्य और पशुओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। पावर प्लांटों में उत्पन्न होने वाला फ्लाई ऐश, चिकित्सालय अपशिष्ट, हॉस्पिटल वेस्ट सबसे अधिक हानिकारक होता है, जिससे सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रामक और असंक्रामक रोगों के कारण होते हैं। कार्यशाला में अपशिष्ट की सूची बनाएं। लिस्ट आउट ऑफ द बेस्ट मटेरियल इन वर्कशॉप। तेलीय अपशिष्ट जैसे लुब्रिकेंट, ऑयल, कूलेंट आदि। कॉटन वेस्ट विभिन्न पदार्थों के धात्विक छीलन। वैद्युत अपशिष्ट जैसे उपयोग के पश्चात टूटे फूटे पुर्जे, नए पाइप आदि। मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, पिक्चर 2 में निदान प्रक्रिया, डिस्पोजल प्रोसेस। यह अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम चरण है। इस निदान बिंदु या स्थल पर पदार्थों का निम्न प्रक्रिया के लिए चुना जाता है। रिसाइकलिंग जो होता है पुनः चक्रण, खाद बनाना है, कंपोजिशन जमीन के गर्त को भरना है, लैंडफिल और इनसाइडेशन यानी कि दहन, अपशिष्ट मिश्रण, वेस्ट कॉम्पैक्शन, पुनः उपयोगी बनाना, रिस्क्यूज, पशुओं के भोजन के रूप में, एनिमल फीड, जलाऊ लकड़ी, फायरवुड। इसमें फर्स्ट में जो आता है आपका ऑयल, केमिकल सॉल्वेंट, कॉटन वेस्ट, मेटल चीफ और इलेक्ट्रिकल वेस्ट है। पिक्चर्स 2 में वेस्ट मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकल या कंपोस्ट, एनर्जी रिकवरी, डिस्पोजल, मोस्ट सब्सटेंस लिस्ट, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। पिक्चर्स 3 में आता है फ्लू गैस आउट, वेस्ट फूड, बर्नर ऑयल एनजी, कंबस्शन एयर इनलेट और आता है ग्रेप्ड आस डोर। यह जो है इन क्रिएशन प्रोसेस। रिसाइकलिंग जो होता है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बहुत जाना माना तरीका है। यह महंगा नहीं है और आपके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यदि आप पूर्ण चक्रण करते हैं तो ऊर्जा स्रोत की बहुत बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है। खाद बनाना यानी कंपोजिशन, यानी यह प्रक्रिया है जो हानिकारक उत्पादों से पूर्णतः मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ उसके कार्बनिक अवयवों में विभक्त होकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि लैंडफिल यानी भूभात गर्तों को भरना। जिस अपशिष्ट का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता उन्हें शहर के निचले क्षेत्र में पतली परत के रूप में बिछाया जाता है। अपशिष्ट के प्रत्येक परत के ऊपरी मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है और एक बार जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इस क्षेत्र को गृह निर्माण के अनुपयोगी घोषित कर दिया जाता है और केवल पार्क या खल मैदान के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसाइनरेशन यानी कि दहन, यह कूड़ा कचरा को जलाने की प्रक्रिया है जिसमें यह अदहनशील राख, धुआं और उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह उष्मा आदि को पर्यावरण में मुक्त करता है। अपशिष्ट का आयतन 90% कम कर देता है। कभी कभी इसका प्रयोग विद्युत पावर उत्पादन करने में भी किया जाता है। वेस्ट कॉम्पैक्शन यानी कि पुनः उपयोगी बनना। अपशिष्ट पदार्थ जैसे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतल को एक गलाकर उसको पुनः उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में स्थान की अधिक आवश्यकता होती है, अतः इसे बनाना, परिवहन और रखरखाव में कठिनाई आती है।
दोबारा उपयोग करना, रीयूज़ करना। अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा, इसको सही तरीके से दूर करने का तरीका अपनाकर कम किया जाता है। किसी पदार्थ को फेंकने से पहले उसे साफ कर उसको दोबारा उपयोग के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम और मक्खन के छोटे प्लास्टिक टब उपयोग नट और स्क्रू रखने के लिए अच्छी तरह से किया जाता है। जानवरों को खिलाने एनिमल फीड, सब्जियां छीलने और जूठन आदि का उपयोग छोटे जानवर जैसे खरगोश, लेमटस आदि को खिलाने के लिए किया जाता है। मांस के टुकड़े एवं हड्डियों का उपयोग कुत्तों को खिलाने में किया जाता है। फायरवुड, लकड़ी का बहुत कम भाग निदान पुनः उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें फर्नीचर आदि बनाया जाता है। फर्नीचर बनाने के पूर्व लकड़ी को कई टुकड़ों में काटा जाता है। जिस प्रक्रिया के दौरान छोटे टुकड़ों को जलाओ लकड़ी के रूप में किया जाता है,